Hello, guys. Welcome to the lecture number 3 of the gravitation series. My name is Ankit और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. I hope you are liking the lecture and I can guarantee you if you follow these lectures with the consistency then you will get a confidence and a basic understanding of the physics. ठीक है. So let's start the lecture. सो लास्ट क्लास की बात हो गई थी. अब उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं. ये भी कंपटीशन लेवल का ही क्वेश्चन है. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करेगा. तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बेसिकली एक रॉड है जिसकी लेंथ है एल और जिसका मास है एम. इस रॉड की वजह से इस पॉइंट मास जो कि डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इस वाले एंड से उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है. ठीक है. तो बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल है. इस रॉड का मास है ना, इस रॉड का जो पूरा मास है एम, इसको हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, सेंटर पे अज्यूम कर लेते हैं एम. और ये वाली जो डिस्टेंस होगी उसको ये कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी. अच्छा, सेंटर पे अज्यूम कर लेते हैं. लेट से मैं आपको बता देता हूँ. आपने यहाँ पर मास को अज्यूम कर लिया, ये पूरा मास अज्यूम कर लिया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस ये हो गई L/2. तो आपका जो फोर्स आ गया, ऐसे नहीं करना है बेटा. फोर्स आ गया जी कितना होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. तो मास पहली वाली बॉडी का मास कितना है, इस वाली बॉडी का मास है m. दूसरी बॉडी का मास कितना है, दूसरी बॉडी का मास है आपका कैप स्मॉल m. दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, हमने सारा मास रॉड का है वो सेंटर पे अज्यूम कर लिया है. तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये L/2 हो गई और ये वाली कितनी हो गई, d हो गई. तो कितना हो गया L/2 प्लस डी का होल स्क्वायर. ठीक है. तो ऐसे नहीं करना है. दिस इज नॉट द राइट आंसर. दिस इज नॉट द राइट आंसर. तो ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे नहीं करना है. तो हम जो सारा मास है, जो उसका बॉडी का सारा मास है सर, सेंटर पे अज्यूम क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सारा मास अज्यूम. तो सर स्फीयर के केस में तो हमने किया था, लास्ट लेक्चर में तो हमने किया था. हाँ भाई, सिर्फ और सिर्फ स्फीयर के केस में ही जो सारा मास है वो हम सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी के लिए सारा मास हम सेंटर पे अज्यूम नहीं कर सकते. इसका जो रीजन है वो आपको ग्रेविटेशनल जब फील्ड पढ़ोगे तो पता चलेगा. क्योंकि हाँ, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज बेटा ये जो ग्रेविटेशन का लॉ है न्यूटन का, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए लगता है. ये पॉइंट मास नहीं है, ये रॉड है, ये रॉड है, ये पॉइंट मासेस है. तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे. कैसे करेंगे देखते हैं एक बार इंटीग्रेशन करके. ठीक है. तो मैं इसको रफ कर देता हूँ. इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा एक मैं क्या करूंगा, एक एक एलिमेंट, चलो मैं रीड्रॉ कर लेता हूं. ये मास m है. ठीक है. तो मैंने इस रॉड पर एक स्मॉल एलिमेंट सपोज कर लिया, दैट इज दी dm. दिस एलिमेंट, इसका मास हो गया dm. इस एलिमेंट की जो थिकनेस है, इस एलिमेंट की जो थिकनेस है दैट इज dx. और ये एलिमेंट की जो डिस्टेंस है इस वाले मास से, वो मैंने मान ली कितनी है, x है. ठीक है, x है. और ये वाली डिस्टेंस तो अपन को पता ही है, ये वाली डिस्टेंस तो क्वेश्चन में गिवन है. ये कितनी है, d है. और लेंथ ऑफ द रॉड हमें पता ही है, वो कितनी है, वो हमारी कैपिटल D है, कैपिटल L है, सॉरी. ठीक है, यहां तक की बात क्लियर, बिल्कुल सही बात है. तो फोर्स निकालते हैं किसके बीच का, देखते हैं. फोर्स बिटवीन dm और m के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये देखते हैं. मतलब ये वाला जो स्मॉल एलिमेंट है, ये वाले मास पर कितना फोर्स लगाएगा. तो कितना फोर्स लगाएगा, लेट्स, स्मॉल एलिमेंट है, डिफरेंशियल एलिमेंट है, तो फोर्स कितना लगाएगा, df लगाएगा. तो मैंने इसको बोल दिया df. df df कितना लगाएगा, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. तो m मास का इसका ये वाला मास, ये वाला मास, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, x है. तो x लग देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा. तो g m dm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. क्लियर, क्लियर यहां तक की बात क्लियर. ठीक है. अब टोटल फोर्स निकालने के लिए, फोर्स बिटवीन
बिटवीन रॉड एंड एम। टोटल फोर्स निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो डीएफ है उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यहां भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, यू विल गेट एक्स। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो जो बचा ये फोर्स कितना आएगा, डीएफ का इंटीग्रेट, तो मैं इंप्लाई करके लिख लेता हूं। तो जो डीएफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ, ठीक है। जी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, जी कैपिटल जी कांस्टेंट है और एम कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो जी और एम बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, डीएम और एक्स स्क्वायर बच गया। डीएम क्या चीज है, डीएम क्या चीज है, डीएम एक स्मॉल एलिमेंट का मास है, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, dx है। ठीक है, तो डीएम निकालते हैं, डीएम निकालते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर 10 पेन की कीमत x है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, x/10 होगी। तो दो पेन की कीमत कितनी होगी, x/10 इंटू 2 होगी। सही है, ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को, जो एल लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है रॉड की, एल है, एल लेंथ और टोटल लेंथ रॉड की एल है और टोटल मास कितना है, एम है। तो इसका मतलब जो एल लेंथ है उसका मास कितना है, उसका मास है एम। तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, एम अपॉन एल। तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, dx चाहिए ना अपन को, इस वाली लेंथ का मास ही तो dm है। तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, इनटू dx कर देंगे m अपॉन l इनटू dx। तो ये किस वाली लेंथ का मास आ गया, dx लेंथ का मास आ गया, और dx लेंथ का मास ही तो dm है। तो dx लेंथ का मास ही तो dm है, तो dm किसके बराबर आ गया, m अपॉन l इंटू dx। ठीक है कि नहीं, ओके भाई। तो अब इसको मैं पुट कर दूंगा, इसको मैं पुट कर देता हूं यहां पर पुट कर देता हूं, इक्वेशन 1 मान लेता हूं उसको। तो पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूं, तो आई विल गेट एफ इज इक्वल्स टू जी एम। ठीक है, तो भाई डीएम की जगह क्या पुट करूंगा, एम अपॉन एल इंटू dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो था ही। ठीक है, मास ऑफ द रॉड कांस्टेंट है बेटा, ये मास और एल कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो एफ कितना बचा, जी एम अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना तो आता नहीं है ना, बहुत लोगों को नहीं आता होगा, तो बता देता हूँ इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है। हम्म ये रफ है या इसी में साइड में बता देता हूँ, ठीक है। जिसको नहीं आता है इंटीग्रेशन, जिसको आता है वो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेना या फिर स्किप कर लेना, ठीक है। चलो तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। सर कुछ समझ नहीं आया, ये एक फॉर्मूला है, इसका एग्जांपल देखते हैं। यदि x स्क्वायर है इस और dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूले में देखो बेटा, यहाँ पर n है, n की जगह 2 आ गया, तो बेटा पावर में एक ऐड करना है और डिवाइडेड बाय वही पावर करनी है। तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1, यानी कि x³ अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे भाई, x की पावर अगर -2 दे रखा है तो कितना होगा, पावर में +1 होगा और डिवाइडेड बाय पावर हो जाएगी। ठीक है भाई, तो x की पावर में +1 डिवाइडेड बाय जो भी पावर है वो कर दी हमने पावर, तो x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, इसका मतलब ये कितना आ गया भाई, माइनस ऊपर चले जाएगा तो माइनस ये बचेगा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/x लिख देता हूँ डायरेक्ट, माइनस का 1/x नीचे आ गया। ठीक है, तो बेटा ये और ये एक ही जो चीज है, ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही तो है कि नहीं। ठीक है, अरे तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना कितना आता है, इसका इंटीग्रेशन कितना आया है, इसका इंटीग्रेशन आया 1/,
1/x, 1/x आएगा एक्स स्क्वायर की पावर -2 का। ठीक है, ये और ये एक ही तो चीज है यार, GMM/L। ठीक है, ये तो एक ही चीज है ना, एक्स की पावर -2 dx ही है ना। और इसका जो इंटीग्रेशन कितना आता है बेटा, 1/। लेकिन हमें लिमिट भी पुट करनी है, लिमिट पुट करनी है, हमें लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट क्या होगी, लिमिट x की। अच्छा, यहाँ पर d में क्या है, d में ये बेटा dx है, तो dx है तो बेटा लिमिट पुट करनी है x की लोअर वैल्यू और x की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई, x क्या चीज है, चलो देखते हैं। x ये रहा बेटा, x ये रहा, तो x की लोअर वैल्यू कितनी है बेटा, x की लोअर वैल्यू है d, और x की जो हायर वैल्यू है वो कितनी है बेटा, l+d। अरे x की वैल्यू d, अबे डी एक्स, समझ रहे हो ना बात को, डी एक्स कहाँ से कहाँ तक है, जो रॉड है वो कहाँ से कहाँ तक है, रॉड है वो ये इतनी है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू डी से लेकर है l+d तक है रॉड। तो जो इंटीग्रेशन करना है उसकी जो लिमिट लगेगी इंटीग्रेशन की, मैंने लगाना भूल गया, तो यहाँ से जो एल से, सॉरी, डी से l+d तक की लिमिट लगेगी। ठीक है ना, डी से l+d तक की लिमिट, d से l+d तक की लिमिट। ठीक है, नहीं आई बात समझ तो दोबारा देखते हैं। तो बेटा जो x की वैल्यू है वो मिनिमम कितनी हो सकती है, x की मिनिमम वैल्यू सर 0 भी हो सकती है, 0 हो जाएगी तो बेटा रॉड ही नहीं बची ना। मिनिमम वैल्यू x की कितनी हो सकती है, x क्या है, x इज अ डिस्टेंस किसकी, एक एलिमेंट, x इज अ डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द m। तो बेटा सबसे पास वाला एलिमेंट कौन सा हो सकता है, सबसे पास वाला एलिमेंट यहाँ हो सकता है, यानी कि डी पर हो सकता है। और सबसे दूर वाला एलिमेंट कहाँ हो सकता है, दूर वाला एलिमेंट यहाँ हो सकता है, एक्स की वैल्यू l+d तक हो सकता है। ठीक है भाई, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके कितना आया, 1/x आया, हमने यहाँ देख लिया था इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस का 1/x, लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, अब कैसे करते हैं, अब पहले लिखते हैं हम लोअर लिमिट को, फिर माइनस कर देते हैं, सॉरी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो माइनस अपर लिमिट कौन सी है बेटा, l+d है, तो x की जगह क्या लिख देंगे, पहले l+d लिख दिया। ठीक है भाई, अब लगाएंगे माइनस, माइनस, अब माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट कितनी है, d है, तो x की कितना लिख देंगे बेटा, d लिख देंगे, तो -1/d हो जाएगा ये। ठीक है, तो फोर्स कितना हो गया, GMM/L, माइनस का 1/L+d। जिसको स्लो लग रहा है, जिसको आता हो, तो वो आपने 1.5 या 1.25 पे करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/d। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेंगे, तो GMM/L, ये -d हो जाएगा, प्लस l+d हो जाएगा, डिवाइडेड बाय l+d टाइम्स ऑफ d। d से d जाएगा, फिर l से l जाएगा, कितना बचा, GMM/L+d टाइम्स ऑफ d। दिस इज द आंसर। तो बेटा क्या पता चला हमें, हमें ये क्वेश्चन से क्या पता, ये कंपटीशन का लेवल का है, आपके स्कूल में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन से क्या पता चला, इस क्वेश्चन से ये पता चला कि अगर हमारी कोई बॉडी है तो हम सारा मास उसका सेंटर पे अज्यूम नहीं कर सकते। सेंटर पे अज्यूम तभी कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्फीयर के केस में। ठीक है, हॉलो स्फीयर हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो। चलिए आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन से एक चीज सीखने को मिली कि न्यूटन्स का जो लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन is applied on
पॉइंट मासेस ओनली। ठीक है, पॉइंट मासेस का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स पे लगता है बेसिकली। ठीक है, चलो यहाँ पर अपना कंपटीशन का चीज थी वो खत्म हो गई। अब जो बोर्ड्स के लिए टारगेट स्पेसिफिक हैं, टारगेट कर रहे हैं, मतलब हमें स्कूल का ही पढ़ना है, तो वो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो इजी क्वेश्चन है। ठीक, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें ये है कि एक 3 पॉइंट मासेस रखे हैं आपके एक ट्राइंगल की वर्टिसेस पर। ये ट्राइंगल बनाया मैंने एक, इस ट्राइंगल की वर्टिसेस पे आपके 3 मासेस रखे हुए हैं, और कैसे? एम है, इक्वल मासेस है, मतलब यहाँ पर भी एम रखा हुआ है, यहाँ पर भी एम रखा हुआ है, और यहाँ पर भी क्या रखा हुआ है? एम रखा हुआ है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है किसी भी एक मास पर। तो एक मास सपोर्ट, एक मास चूज कर लो। लेट से मैंने ये वाला चूज कर लिया, तो इस वाले पर मैंने ये वाला चूज कर लिया, तो इस वाले पे ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है, तो इन बाकी मासेस की वजह से। तो इस वाले मास पर एक फोर्स क्या लगेगा बेटा? ये वाला जो मास है, एक बार ये वाला मास इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास इसको इधर अट्रैक्ट कर ले, इन दोनों का आपको वेक्टर सम बताना है। ठीक है, तो ये वाला जो मास है इस पर एक फोर्स लाएगा, इसका नाम दे देता हूं मैं कुछ भी, F1। ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, विद द फोर्स F2। ठीक है, और F1 F2 का मैं वेक्टर समेशन करना है। ठीक है, तो F1 कितना होगा? F1 जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर जी M1 कितना है बेटा? ये और M1 ये हो गया। M2 दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? A। तो M इंटू M डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, F2 कितना हो जाएगा? जी M1 M2 डिवाइडेड बाय ये वाली बीच की दूरी का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि जी एम एम डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, यानी कि जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दोनों मासेस बेटा, दोनों फोर्सेस बेटा सेम ही आ गए, तो इसको भी F बोल देता हूं मैं, और इसको भी F बोल देता हूँ, यानी कि F1 बराबर F2 है, और इन सबको मैं F बोल देता हूँ। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, कितना होगा भाई? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। थीटा क्या है भाई? थीटा इज द एंगल बिटवीन द F1 F2, लेट से थीटा, और ये कितना होगा भाई? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, F1 और F2 बराबर है, M1 F2 बराबर है, तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F इंटू कॉस 60 डिग्री, है कि नहीं? ठीक है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2F स्क्वायर इंटू 1/2, तो बेटा ये कितना आ गया? 3 टाइम्स ऑफ F स्क्वायर अंडर रूट में, बेसिकली F रूट 3 आ गया। और F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू ये रही बेटा, F1 F2 तीनों बराबर, तो जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ √3, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आगे लिख दिया मैंने √3। दिस विल बी द नेट फॉर सिंपल क्वेश्चन, जो आपके स्कूल के पेपर में भर भर के आ सकता। ये बेटा बोर्ड्स के लिए वगैरह सबके लिए है, ये आपको सबको पढ़ना है, स्किप नहीं कर सकते। तो रिलेशन बिटवीन आपका आएगा स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर। इट इज अ कांस्टेंट, हमने देखा था ये कांस्टेंट आया था। ये अर्थ है हमारी। ठीक है भाई, और अर्थ के ऊपर एक बॉडी रखी है, अर्थ के ऊपर एक बॉडी रखी है जिसका मास है m। अर्थ का सेंटर है ये, और अर्थ की रेडियस है r e, और अर्थ का मास कितना है? m e।
ठीक, ठीक है भाई, ठीक है। और अर्थ और बॉडी, बॉडी का साइज बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू अर्थ, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द मास वो कितना हो जाएगा, वो आर ई ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अर्थ अर्थ इस मास पर कितना फोर्स लगाएगी, देखते हैं। फोर्स ऑन मास एम ड्यू टू अर्थ कितना हो जाएगा बेटा, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अर्थ इज अ स्फीयर, अर्थ इज अ स्फीयर, तो स्फीयर का सारा मास हम सेंटर पे रखा हुआ मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा जी एम वन कितना हो जाएगा, एम वन कितना हो जाएगा, एम वन ये रहा, एम टू ये रहा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, आर ई का। ठीक है भाई, तो एम वन कितना है स्मॉल एम टू कितना है कैपिटल एम, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर ई का स्क्वायर। तो जो अर्थ जो फोर्स लगाती है बॉडी के ऊपर वही तो वेट हो जाता है। तो वेट ऑफ द बॉडी, वे किसका वेट है, वेट ऑफ मास एम बॉडी। ठीक है, इस वाली बॉडी का जो यही वेट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया वेट। ठीक है भाई। तो वेट, वेट कितना होता है, वेट होता है एम जी, मास इंटू जी। बॉडी कहाँ रखी है, सरफेस पे, तो जी कहाँ आ जाएगा, ये सरफेस पर। ठीक है भाई, कितना आ गया, जी एम एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। मास से मास चला गया स्मॉल। ठीक है, किसका वेट है, ये किसका वेट है, स्मॉल एम वाली का वेट है, तो यहाँ पर स्मॉल एम आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मास से मास कट गया, तो जी की सरफेस की जो वैल्यू आ गई, जी accretion ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो कितना आ गया, जी टाइम्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू आ गई एक फॉर्मूला ये आ गया। तो यहां से ये पता चल रहा है कि जो सरफेस का जी है वो मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बॉडी पे मास पे स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो कट गया है। ठीक, चले आगे, चलेंगे आगे। ठीक है, अगर आपको मून के सरफेस पे निकालनी हो तो, मून के सरफेस पे जी कितना हो तो निकालना हो तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करेंगे सर, जो मास है मून का ले लेंगे, जी टाइम्स मास ऑफ द मून का ले लेंगे, डिवाइडेड बाय मून की रेडियस ले लेंगे, मून की रेडियस ले लेंगे। अगर आपको जी ऑफ सरफेस ऑफ द मार्स पर निकालना हो, मार्स की सरफेस पे आपको जी निकालना हो तो मास हम ले लेंगे मार्स का, डिवाइडेड बाय रेडियस हम ले लेंगे किसकी, मार्स की। ठीक है, मतलब बेसिकली ये प्लैनेट की आपको मास लेना है और प्लैनेट का ही आपको रेडियस लेना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए सरफेस पर। ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है भाई, तो मास ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द अर्थ इनटू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, और अर्थ का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई अर्थ का क्यूब। तो इस पूरे वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला क्या बन गया एक और, सरफेस पर जी कितना आ गया, कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर, तो थाई, तो यहाँ पर मास, मास की जगह ये सब पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ द अर्थ इंटू 4/3 पाई टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस ऑफ द स्क्वायर का क्यूब चला गया, तो क्या सॉल्व करके क्या आ गया, एक फॉर्मूला और आ गया, 4/3 पाई जी डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, ये फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से पता चल रहा है तो जी है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, और ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, तो अगर इन दोनों फॉर्मूले से अगर मैं बात करूं तो क्या पता चल रहा है, जी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, किसकी, प्लैनेट की। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं जो जी है डिपेंड्स ऑन किस चीज पर, मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है भाई, और रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है भाई, और डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। ठीक है,
ठीक है भाई। जी किस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है? जो बॉडी का मास है उस वाली बात पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये बॉडी का मास है, ये स्पेड पे डिपेंड नहीं कर रहा। वो देख, मास से मास कट गया था हमारा, स्मॉल एम कट गया था, इसका मतलब बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर डिपेंड कर रहा होता तो जो बड़ा मोटा आदमी है उसके ऊपर जी ज्यादा लगती, और जो पतला आदमी है उसके ऊपर जी कम लगती। तो जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ mass of the body placed on the planet। ठीक, चलिए भाई, ठीक है भाई, यहाँ तक की बात हो गई। अब एक चीज देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, कंपटीशन में ना के बराबर है चांसेस आने के, दो एक स्कूल लेवल का क्वेश्चन करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? इस क्वेश्चन में आपको मास निकालना है और डेंसिटी निकालना है अर्थ की। तो लिख लेते हैं, मास ऑफ द अर्थ निकालना है और अर्थ की डेंसिटी निकालनी है। अच्छा, और रेडियस दे रखी है अर्थ की, कितनी दे रखी है रेडियस? 6400 किलोमीटर में है। किलोमीटर में है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, और क्या दे रखा है? सरफेस पर जी दे रखा है, अर्थ की सरफेस पर स्मॉल जी दे रखा है। कितना कितना दे रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको मास निकालना है और आपको रेडियस निकालनी है। तो दो फॉर्मूला आए थे हमारे पास, एक ये वाला आया था जो कि मास के टर्म्स में है, एक ये वाला आया था जो कि डेंसिटी के टर्म्स में है। क्योंकि मास निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला है जो लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले वाले पार्ट के लिए, जी। ठीक है भाई, तो आपको निकालना क्या है? मास ऑफ द अर्थ निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? आर ई का स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। ये वाली क्वांटिटी इधर और ये वाली क्वांटिटी नीचे आ गई। ठीक है भाई, चलिए, तो रेडियस कितनी दे रखी है? इतनी दे रखी है, इसका स्क्वायर करना है तो, और जी कितना दे रखा है? इतना। यहाँ पर पुट का, और स्मॉल जी की वैल्यू तो अपन को मालूम ही है। ठीक है, याद करनी है स्मॉल जी की वैल्यू। तो आर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ पहले। ठीक है, फिर जी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है भाई, फिर आपको कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाता है अपना कितना? 6 इंटू 10⁻24 kg आ जाता है। ठीक, ठीक है भाई, अब क्या निकालना है? एक चीज और निकालनी थी, वो है डेंसिटी। डेंसिटी निकालनी थी तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डेंसिटी निकालनी थी तो। ठीक है भाई, ये रहा फॉर्मूला डेंसिटी वाला। तो डेंसिटी क्या आ जाएगी? अगर बाकी सब डेंसिटी को रहने देता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को इसको नीचे ले जाता हूँ तो कितना आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द जी डिवाइडेड बाय 4/3 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल जी डिवाइडेड बाय रेडियस। जी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 9.8, बहुत बढ़िया। 4/3 पाई, स्मॉल जी कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 रेडियस ऑफ द डे 6400 इंटू 10⁻³ व्हेन यू सॉल्व इट तो डेंसिटी आ जाएगी आपकी कितनी? 5, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी आपकी डेंसिटी 5500 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये स्कूल में आ सकता है सवाल आपका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इससे शुरुआत करते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है? इफ अर्थ जो है हमारी लेड की बनी होती, लेड लेड एक मटेरियल होता है, उसकी बनी होती, और लेड की डेंसिटी दे रही है आपको इतनी। तो आपसे पूछा है कि जी कितना होता? जी निकालने था सरफेस ऑफ द अर्थ पर जी कितना होता। तो जी ऑफ द सरफेस के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, कितना? जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, और एक और होता है कितना? 4/3 पाई जी डेंसिटी और रेडियस।
ठीक है, तो आपको डेंसिटी गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, रेडियस मालूम है, जी मालूम है, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ क्योंकि डेंसिटी गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन नहीं है, तो रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी निकालने के लिए आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो डेंसिटी निकालने के लिए अर्थ की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी इंटू 1000। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, दे रखी है आपको 11.3 इंटू 1000, ये आपके आगे डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में आती है 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है भाई, तो रिलेटिव, ठीक है, तो आपको निकालना क्या, जी निकालना था, डेंसिटी गिवन है, तो सर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे भाई, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जी एट दी सरफेस। ठीक है भाई, सब कुछ मालूम है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.3 इंटू 10⁻3, रेडियस कितनी है ये भी गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। जब उसको सॉल्व कर लेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22.21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलिए ये आपकी जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, दिस इज अनदर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एसोलेशन ड्यू टू मून की सरफेस पे दे रखा है, मून की सरफेस पर एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है कितना 1.67 इंटू 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस, मून की रेडियस दे रखी है भाई, बहुत बढ़िया, कितनी 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, मास ऑफ द मून निकालना है और जी की वैल्यू आपको मालूम ही है, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस अपॉन केजी पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मास निकालना है, तो मास निकालना है मून का, तो मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो जी का सरफेस, मून की सरफेस पे निकालना है, तो मास वाला फॉर्मूला कितना था अपना, जी मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द मून का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था ना, अभी बताया था भाई, ये रहा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, मास निकालना है मून का, तो मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ द मून सरफेस इनटू रेडियस ऑफ द मून का अरे आर ई क्यों लिख रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। वैल्यूज पुट कर देंगे, जी की वैल्यू कितनी है 1.67, रेडियस कितना है, ये रहा रेडियस। ठीक है भाई, रेडियस का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू ये रही, यहाँ पुट कर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सॉल्व, आपको कर लेंगे आप। तो बेसिकली आप कॉन्सेप्ट समझो क्या है, इजी क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम करेंगे नहीं, हम सारे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो ये आ गया मास ऑफ द मून। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, तो एक बॉडी जिसका वेट दे रखा है आपके पास कितना, इतना, अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ पर उसका वेट कितना है, इतना है। तो आपसे ये पूछा है मार्स पर आपका वेट कितना होगा, और मार्स जो प्लैनेट है उसका मास है 1/9 है अर्थ के मास के से, और उसकी जो रेडियस है वो आधी है, मतलब जो रेडियस ऑफ द मार्स है वो कितनी है, रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय 2, और मास है किसका, मार्स का जो मास है वो मास ऑफ द अर्थ के कितना है 1/9 है, यानी कि ठीक है। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी का फॉर्मूला दो सरफेस पे, अगर जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम प्लान ये प्लैनेट का है तो कैपिटल डिवाइडेड बाय दी, अगर मैं मार्स के तो मास ऑफ द मार्स
डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द मार्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। प्लैनेट का मास आता है, प्लैनेट की रेडियस आती है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो। तो यहाँ पर जो मास है जो मार्स का कितना है, me/9 है। लिख देते हैं हम me मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय 9। ठीक है भाई, रेडियस कितनी है, रेडियस आधी है अर्थ के, तो डिवाइडेड बाय यही है ना, ये आर ई का स्क्वायर यानी कि RE/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, GME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर 9, और इफ 4 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, 4/9 हो जाएगा। 4/9 GME/RE का स्क्वायर। तो ये हो गई यहाँ पर मार्स के सरफेस पर एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये कितना है, ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज है, ये तो एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ के सरफेस पर। तो जी अर्थ, जी ऑफ द मार्स। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो वेट, अब देख लेते हैं वेट। तो वेट दे रखा है अर्थ पर, वेट कितना दे रखा है उसका, 90 kgf। ठीक है, तो मार्स पर वेट निकालना है, मार्स पर वेट आपको निकालना है। ठीक है, वेट क्या होता है, m/g। ठीक है, तो अर्थ पर वेट है, तो मास तो बेटा सब जगह कांस्टेंट होता है, मास तो मास ही रहेगा, चाहे अर्थ पे चले आओ चाहे फिर आप मून पे चले आओ। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, वेट ऑन मार्स कितना हो जाएगा, मार्स कितना हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ g ऑन मार्स। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो w और द मार्स डिवाइडेड बाय द वेट। ये पहले ये रख रहा हूँ, उसके बाद ये रख रहा हूँ। ठीक है भाई, तो यार चलो तुम्हारे लिए ऐसे कर लेते हैं, दोनों को अगर डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आएगा, दोनों को डिवाइड कर लिया, दोनों को डिवाइड कर लिया। ठीक है, दोनों डिवाइड कर लिया, मास से मास कट जाएगा, ये बचा। ठीक है, तो मास अर्थ पर मास कितना है, 90 है, सॉरी वेट कितना है अर्थ पर, 90 है, तो यहाँ लिख दिया 90 kgf। ठीक है, डिवाइडेड बाय मार्स पर वेट निकालना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जी अर्थ पर जी कितना है, GE। मार्स पर जी कितना है, इतना है, 4/9, 4/9 टाइम्स ऑफ द जी ऑफ द अर्थ। तो इससे ये चला गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मार्स पर जो वेट कितना आ गया, 90 इंटू 4/9 kgf। तो बेटा कितना आ गया, वेट ऑन दी मार्स 40 kgf आ गया। दिस इज द आंसर। ये आपके आ सकता है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तो नहीं मतलब सिंपल इजी क्वेश्चन है, और आ भी सकता है, कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे ध्यान से। ठीक है, एक आदमी है जो कि 1.5 मीटर तक कूद सकता है, अर्थ पर उछल सकता है, 1.5 मीटर की हाइट तक आपको जंप कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि एक प्लैनेट है, एक दूसरा प्लैनेट पर कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है, और उस प्लैनेट की जो डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी की 1/4 है। ये क्वार्टर क्वार्टर पौआ नहीं है, ये 1/4 है। ठीक है, और उसकी रेडियस है वो कितनी है, 1/3 है अर्थ की रेडियस की। यानी कि जो प्लैनेट की जो रेडियस है, प्लैनेट की जो रेडियस है वो कितनी है, अर्थ की रेडियस की डिवाइड बाय 3 है, और डेंसिटी है वो प्लैनेट की वो कितनी है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर डेंसिटी गिवन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं, अभी देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो जी निकाल लेते हैं, प्लैनेट पे एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। तो डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे जी के लिए, तो जी ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई जी डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है भाई, तो डेंसिटी कितनी है प्लैनेट की, डेंसिटी कितनी है प्लैनेट की, डेंसिटी ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय 4। रेडियस कितनी है प्लैनेट, रेडियस कितनी है प्लैनेट की, रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो जी ऑफ द प्लैनेट कितना आ गया, 4/3 पाई जी डेंसिटी ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय
12। अच्छा, और ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? जी ऑफ द अर्थ। यही तो फॉर्मूला है जी ऑफ द अर्थ का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ। तो बेसिकली उस प्लैनेट पर जी कितना है? 1/12 है अर्थ के जी के। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं आगे की बात। जंप कर रहा है, जंप कर रहा है आदमी, जंप कर रहा है, इसका मतलब 1.5 मीटर तक जंप कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ताकत लगा रहा है आदमी। आदमी अपनी ताकत से 1.5 मीटर ऊपर तक जंप कर रहा सकता है। तो जो मैं इसको आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आपको जो ताकत लगा रहा है आदमी की, मैन, आदमी की ताकत, चलो ऐसे लिखता हूं मैं, आदमी की ताकत वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है 1.5 मीटर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अपनी ताकत की मदद से वो पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जो ताकत है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी। हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये अर्थ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अर्थ पर, ठीक है, ठीक है, अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, ये अर्थ की बात कर ली, ठीक है भाई, ऑन अर्थ, अर्थ पर ताकत, आदमी की ताकत ने जितनी ताकत लगाएगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो जितना ज्यादा ऊपर तक जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं किसी दूसरे प्लैनेट की अगर बात करूं, तो आदमी की ताकत कितनी हो जाएगी? तो आदमी की ताकत अलग हो जाएगी क्या? नहीं भाई, दूसरे प्लैनेट पर आदमी ये थोड़ी कि स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं, ताकत तो सेम रहेगी आदमी की। तो बेटा दूसरे प्लेनेट पे जाएगा, तो वो बेटा उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो स्टोर हो जाएगी। सही है ना? तो आदमी की ताकत किसी भी प्लैनेट पर, उस प्लैनेट पर जाएगा तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में उस प्लैनेट पर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इस दोनों इक्वेशन से देखा जाए तो ये दोनों बराबर हो गया, क्योंकि आदमी की ताकत बराबर है। तो थोड़ी है कि दूसरे प्लेनेट पे आएगा तो बहुत स्ट्रांग हो गया या बहुत वीक हो गया, नहीं, आदमी की जो मसल पावर है वो तो सेम ही रहेगी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या है? एम जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है जो, वो आपकी बराबर रहेगी mgh ऑन दी अर्थ। मतलब मैं यहां लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑन प्लैनेट, यानी कि mgh ऑन अर्थ बराबर हो जाएगा बेटा mgh ऑन प्लैनेट। ठीक है, तो आपको ये सब नहीं लिखना, पूरा पूरा ये सब नहीं लिखना, आपको ये लिखना है बस डायरेक्ट कॉपी में। ठीक है, ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो, तो मास आदमी का सेम है, तो मास तो सेम रहेगा जी ऑन दी अर्थ, जी ऑन दी एच ऑन दी अर्थ। मास आदमी का सेम रहेगा, कहीं भी चले आओ, अरे प्लैनेट है यार, जी ऑन द प्लैनेट, एच ऑन द प्लैनेट। ठीक है भाई, चलो, तो प्लैनेट पे अगर देखा जाए तो जी कितना था? GE/12, GE/12। ठीक है, और एच कितना था? कितना अर्थ पर कितना ऊंचा उछल रहा था आदमी? अर्थ पर उछल रहा था बेटा 1.5 मीटर ऊंचा, तो 1.5 मीटर यहाँ पुट कर दूंगा, तो इसका हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, प्लैनेट पे जी कितना? G/12 इंटू हाइट ऑफ दी, हाइट प्लैनेट पे कितना ऊंचा उछल रहा है, तो जी से जी गया, तो 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12। HP की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 करने है, 6 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 मीटर, वाओ, 18 मीटर तक उछल सकता है वो उस प्लैनेट पर। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में वो क्या करना है, आपको पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम करनी है दोनों प्लैनेट पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ सकता है, इजी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो स्फेयर्स लिए हैं, आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं बेटा, आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, इसका मतलब क्या है? दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब एक रेडियस एक मटेरियल, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों को टचिंग करके हुए रखे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो r⁴ के प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर ये रेडियस, इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी रेडियस भी r है, क्यों? क्यों दोनों आइडेंटिकल है,
दोनों स्फीयर्स हैं, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा बेटा, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G, इसका मास लेट से m मान लेते हैं, इसका मास m मान लेते हैं, तो इसका मास भी कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। तो दोनों का मास m है, तो Gm1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा बेटा, सेंटर डिस्टेंस लेंगे, स्फीयर है तो सारा मास हम सेंटर पे कंसीडर कर सकते हैं, तो देयरफॉर तो दोनों सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 2r का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो फोर्स कितना हो गया, Gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। ठीक है, मास क्या होता है बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास की जगह लिख रहा हूं मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। मास की जगह ये लिख दिया डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। मास की जगह ये लिख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तो F इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई का स्क्वायर, रो का स्क्वायर आ जाएगा, इनटू आर की पावर 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई तो यहाँ से आर स्क्वायर से ये चले जाएगा, ये 4 बचेगा। ठीक है, तो ये जी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। बचा कितना, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी R4 रेडियस की पावर 4। ठीक है, ओके। सो अभी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ। सो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये यहाँ से लेकर ये 10 तक, इसका आंसर सबके दिए हुए हैं, साथ में ये रहा ये रहा ये रहा, सबके आंसर दिए हुए हैं। ट्राई करना, जो डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको अगले वीडियो में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ले लूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो भाई, फॉरवर्ड और शेयर वेयर कर दो यार। ठीक है, थोड़ा सा भला हो जाएगा हमारा भी। ठीक है, बाय, ओके, टेक केयर।